तो हमने देखा था पीबीआर, ठीक है। एक बार पीबीआर हम फिर से बना के देख लेते हैं ताकि आपको चीजें समझाने में आसानी हो, ठीक है। ये पीबीआर 322 ये इस तरह से होता है, पीबीआर 322 जैसा कि कल हमने पढ़ा, ठीक है। अब इसमें दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लगे हुए हैं। एक कह लीजिए यहां पर ये इस तरह से, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, और जो दूसरा है दैट इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। दो जीन लगे हुए हैं, ठीक है। अब यहां पर पीबीआर 322 में और क्या चीजें हैं देखिए, हम जरा इसको ड्रॉ कर लेते हैं ताकि चीजें हमें क्रिस्टल क्लियर हो जाए। हमने बताया कि ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, आप इसे TETR कहते हैं, TETR, ठीक है। और ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन AMPR, ठीक है, AMPR, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। इसके अलावा आप जानते हैं कि यहाँ पर ओरी साइट भी होती है, दिस इज ओरी साइट। ओरी साइट जहां से ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है, जो कि अगर होना ही चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो सीधी सी बात है कि आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे रोप फैक्टर जो कि प्रोटीन प्रोवाइड करता है इसके रेप्लिकेशन के लिए, ठीक है। रोप फैक्टर, ये ओरी साइट, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई थी। और यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन, या हम बात करें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स में और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स में कुछ साइट है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम कहते हैं कि ये है बाम H1, ठीक है। यहाँ पर होती है बाम H1, ठीक है। यहाँ पे साल1 साइट होती है, साल1, ठीक है। यहाँ पे PVU1 और यहाँ पे TST1। तो होता क्या है कि हम उस साइट को चुनते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के अंदर हो, तो हमें बाद में सेलेक्ट करना आसान हो जाता है। हमारा जो ट्रांसफॉर्मेंट होता है और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होता है, ठीक है, उसे सेलेक्ट करना क्या होता है, आसान होता है हमारे लिए बाद में ढूंढने के लिए। कैसे हम ढूंढते हैं वही मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट यूज किया और उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपने इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे साल1 वाले जो है आरी का यूज किया। अगर साल1 आरी का यूज किया तो साल1 आरी से आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ निकाल लिया, दिस इज जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। और इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को जिस आरी का यूज करके आपने आइसोलेट किया, वो आरी मान लीजिए आपने ले ली फॉर एग्जांपल साल1, तो वही आरी का इस्तेमाल आप यहाँ जो है इस वेक्टर, प्लाज्मिड वेक्टर पर भी करोगे, पीवीआर 322 पर करोगे कि नहीं? यस सर। उसी आरी का यूज हम यहाँ भी करेंगे, वही आरी हम यहाँ पे भी दे देंगे, ठीक है। उसी से हमने काटा तो कहाँ कट करेगा आप बताओ, उसकी साइट कौन सी है? ये साइट है उसकी, यही है ना, यहीं से कट करेगा। तो इसका मतलब आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट अब अटैच हो जाएगा कहाँ पे, जरा देखते हैं। देखिए ये हो गया आपका प्लाज्मिड वेक्टर, ठीक है, प्लाज्मिड। ये हो गया आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट और ये हो गया एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट, ठीक है। तो आपका वेक्टर कट हुआ साल1 में। साल1 जो है वो साइट कहाँ पर प्रेजेंट है, कौन से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में प्रेजेंट है? टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन। इसका मतलब आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ आके टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में लगेगा, यही तो लगेगा ना। जी सर। ये था आपका TETR, है ना, TETR टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। और इसमें इंट्रोड्यूस हो गया आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये रहा आपका जीन
ऑफ इंटरेस्ट, ये इसमें इंट्रोड्यूस हो गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, जैसे आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के बीच में लगा, ये करा देगा इंसर्शन इनएक्टिवेशन, एक्टिवेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फॉरेन जीन आपने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के बीच में इंट्रोड्यूस कर दी, तो क्या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स किसी काम की रह जाएगी? अब वो काम करेगी? नहीं। इनएक्टिवेट हो जाएगी। सीधी सी बात है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन अब बेकार हो गई। क्यों? क्योंकि उसमें आपने उसके जीन सेगमेंट को बिगाड़ दिया। उसका जो जीन सीक्वेंस था उसके बीच में कोई और जीन लगा दिया अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका मतलब अब इसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं रह जाएगा। ये बात क्लियर हो गई क्या? जी सर। ये बात क्लियर है बच्चा? यस सर। अब सुनिए जरा। तो इस तरह से अब हम जरा बनाते हैं बेटा जी प्लाज्मिड और देखते हैं कैसे सेलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर ये हम कुछ प्लाज्मिड्स ले लेते हैं तो हमें समझ में आएगा। मान लीजिए ये प्लाज्मिड्स हमने ले लिए, ठीक है। अब इन प्लाज्मिड में मान लीजिए यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन है, यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है। यहाँ पर एम्पेसिलिन है, यहाँ पर एम्पेसिलिन है, ठीक है। और पहले वाले में कुछ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ट्रांसफॉर्मेंट को चेक करना पड़ेगा। किसे चेक करना होगा? ट्रांसफॉर्मेंट को। उसके बाद हम रिकॉम्बिनेंट को चेक करेंगे। पहले क्या चेक करेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट, कि ट्रांसफॉर्मेंट कौन है कौन नहीं है, ठीक है। जब इन सभी को आप पहले ग्रो कराइए, जो है ना, पहले आपको इसमें से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को हटा देना है। तो आपको देखकर तो पता ही लग रहा है कि कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, जिसके अंदर एम्पेसिलिन या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन नहीं है। मतलब इसको कह लें 1। इसके पास ना तो एम्पेसिलिन जीन है ना तो टेट्रासाइक्लिन जीन है ना। ये इसको कह लीजिए 1, ठीक है। तो इस 1 के पास ना तो एम्पेसिलिन है ना तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है। यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस हम बना लेते हैं इसके पास। तो 1 वाले को आप कहीं भी ग्रो कराइए, 1 वाले को आप कहीं भी ग्रो कराइए, चाहे टेट्रासाइक्लिन चाहे एम्पेसिलिन, क्या ये बच पाएगा? ये ग्रो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मगर जो सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला है, वो आपका एम्पेसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों में ग्रो करेगा। वो आपका असल में PBr 322 है। ये तीनों आपके PBr 322 है जो हमने आर्टिफिशियली बनाए। अब एक्सपेरिमेंट में हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ब्लू कलर से हम बना रहे हैं, इस कलर से। दिस इज जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो जरूरी तो नहीं है ना कि ये सभी आपके प्लाज्मिड में जाए। PBr में 2, 3, 4 है, सभी में जाए, जरूरी तो नहीं है। मान लीजिए जीन ऑफ इंटरेस्ट इस वाले में चला गया और इस वाले में चला गया, 2 में, परंतु सेकंड वाले में नहीं गया। तो हमको अब यही तो पता करना है कि कौन सा यहाँ पे हमारा जो है ना रिकॉम्बिनेंट बना है। रिकॉम्बिनेंट वही बना है जिसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस बिगड़ गया है। इसका मतलब ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन जीन द इनएक्टिवेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस टेक्स प्लेस। तो सबसे पहले आप इसे ग्रो कराइए एम्पेसिलिन मीडियम में। हम सबसे पहले इसे ग्रो कराएंगे कहाँ पर बच्चा? एम्पेसिलिन मीडियम में। हम यहाँ पर ले लेते हैं ये मीडियम, और ये मीडियम है एम्पेसिलिन, है ना, एम्पेसिलिन मीडियम। जब हमने एम्पेसिलिन मीडियम ले लिया यहाँ पर, तो कौन सा ग्रो करेगा यहाँ पे? पहला ग्रो करेगा? नहीं पहला ग्रो नहीं करेगा। दूसरा करेगा, करेगा तीसरा करेगा, करेगा चौथा करेगा। करेगा इसका मतलब कि यहाँ से आपका चेक हो गया। क्या चीज चेक हो गई? यहाँ पर चेकिंग हो गई हमारी ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की। तो पहला वाला तो क्या हो गया? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट।
नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, इसके अंदर क्योंकि ना तो कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं है, ये ना तो एम्पिसिलिन पे ग्रो करेगा ना टेट्रासाइक्लिन पे, पर ये सब एम्पिसिलिन पे ग्रो करेंगे। इसका मतलब ये सब ये सब हो गए ट्रांसफॉर्मेंट्स। ट्रांसफॉर्मेंट्स हो गए कि नहीं बच्चा? हो गए ना? सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, अब इसको टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पे ग्रो कराएंगे। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ले लेते हैं, मतलब टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे ग्रो कराएंगे। ठीक है जी। सर ये इन ट्रांसफॉर्मेंट कैसे होंगे? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब जिसको में आपने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लगा के बदलाव कर दिया हो। कल मैंने आपको बताया था, याद है? ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट दोनों अलग अलग थे। जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लगा देते हैं उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेंट, बिकॉज यू हैव ट्रांसफॉर्म दैट प्लाज्मिड। The original plasmid does not contain the antibiotic resistance gene. ठीक है? You have inserted antibiotic resistance gene in the native plasmid, so it transforms or it becomes transformant. क्या बात समझ गए? तो अब टेट्रासाइक्लिन पे जब आप ग्रो कराने लगेंगे इसको, तो आप जानते हैं टेट्रासाइक्लिन पे सेकेंड वाले की तो कॉलोनी बनेगी, वो बनाएगा, मगर जो थर्ड है और फोर्थ है वो अपनी कॉलोनीज नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को इनएक्टिवेट कर दिया था किसने? आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट ने, जो उसमें लग गए थे। तो इसका मतलब कि यहाँ पर थर्ड और फोर्थ वो जब कॉलोनी बनाना बंद कर देंगे, क्योंकि दे हैव लॉस्ट देयर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, उसके एक्टिविटी को लॉस कर चुके हैं, वो इनएक्टिव हो चुकी है। जीन उसमें है पर इनएक्टिव हो गई है क्योंकि बीच में जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया है। तो आपके थर्ड और फोर्थ वो होते हैं रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट क्या होते हैं वो? रिकॉम्बिनेंट, उसी को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट। और जो सेकंड है वो ट्रांसफॉर्मेंट तो है, ट्रांसफॉर्मेंट तो है, वो उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, परंतु साथ ही साथ वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, क्योंकि उसके अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया, वो आपके किसी काम का नहीं है। तो ये जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है उसको छोड़ दीजिए और जो रिकॉम्बिनेंट है उसको अलग कर लीजिए। इस तरह से आपने ढूंढ निकाला कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन से प्लाज्मिड में है, वही प्लाज्मिड आपके काम का है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, उसी को आगे एक्सपेरिमेंट में यूज किया जाना चाहिए। अब मुझे बताइए किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे बेटा? नहीं सर। नो सर। यहाँ समझ में आया? यस सर। देखिए मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी से भी बता सकता था, पर मैं चाहता था कि पहले आप थोड़ा समझ लें और आपको एक नोट्स भी मिल जाएगा यहाँ पर अभी, और फिर हम एनसीईआरटी पे आएंगे। ठीक है? फिर एनसीईआरटी जल्दी जल्दी हम ठीक है, इतना समझ गया हूँ क्या? ठीक है ना? यस। देखिए जहाँ जरूरत पड़ेगी वहां पर हम व्हाइट बोर्ड का यूज करते हैं, जहाँ मुझे लगता है जरूरत है हमें, और जहाँ जरूरत नहीं पड़ती, केवल हमें थियरी बतानी है, वही थियरी एनसीईआरटी से पढ़नी है, तो वहां पर इसकी जरूरत नहीं होती। ठीक है ना? नोट्स का मतलब क्या होता है? एनसीईआरटी में थोड़ा एडिशन ही तो करते हैं, अब उसी को हम नोट्स कहते हैं। ठीक है बेटा, ये समझ क्लियर है सभी को? आपके स्क्रीन पर बना हुआ है, मुझसे पूछ लीजिए अगर क्लियर नहीं है, क्योंकि मैं इसको हटाने जा रहा हूँ। ठीक है? मैं इसको क्लियर करने जा रहा हूँ, तो आप इसको पहले देख लीजिए, समझ लीजिए। पीबीआर 322 को आप समझ ही रहे हैं, याद कर लिया होगा, उसकी सारी साइट्स आपको याद करनी है, जैसा कि मैंने कल आपको बताया ही था। ठीक है? तो यहाँ पे हुआ क्या, इंसर्शन इनएक्टिवेशन का यूज करके हमने पता लगा लिया हमारा जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट किस प्लाज्मिड में है, और उसी का इस्तेमाल फिर हमने आगे किया। मगर कुल मिला के यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं पीबीआर 322 की। क्या है डिसएडवांटेजेस? एडवांटेजेस तो बहुत मिली, कॉपी नंबर अच्छा खासा है, ठीक है, और हम सेलेक्ट कर सकते हैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाने के बाद, पर फिर भी इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ पीबीआर 322। ठीक है? क्या डिसएडवांटेज है इसका? सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो क्या है जानते हैं? रिकॉम्बिनेंट का जो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू
inactivation of antibiotic resistance gene is a cumbersome process. ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, कम्बरसम है, और साइमल्टेनियसली हमें 2 प्लेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। पहले एम्पेसिलिन यूज किया हमने, फिर टेट्रासाइक्लिन में उसको ट्रांसफर किया, तो इसमें समय लगता है ना। तो ये इसका डिसएडवांटेज है सबसे बड़ा। क्या बताया आपको, क्या डिसएडवांटेज है बेटा? सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट आप एनसीईआरटी में लिख भी सकते हो ना इसको, कि डिसएडवांटेजेस क्या है। सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, वो आप कैसे करते हो, मेथड क्या है रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट करने का, आप जानते हो। उसके लिए मेथड होता है इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ड्यू टू insertion of gene of interest या foreign gene of interest। ये cumbersome process है, it is cumbersome process। cumbersome का मतलब time taking, because in this process it needs to be plated on 2 different plates, 2 different mediums and 2 different plates, एम्पेसिलिन मीडियम एंड टेट्रासाइक्लिन मीडियम। तो इसकी डिसएडवांटेज को ओवरकम हम करते हैं, तो वो कैसे हो सकता है? अगर हम यहाँ बात करें कि हम ओवरकम करना चाहते हैं ये डिसएडवांटेज, तो ओवरकमिंग डिसएडवांटेज ऑफ PBr 322। इस डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए क्या करा गया, एक नया प्लाज्मिड बनाया गया। इसके डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए बच्चा ये एक नया प्लाज्मिड बना दिया गया जो इसकी डिसएडवांटेज को हटा देता है, और इसमें ये 2 अलग से जीन लगाए गए। ये दूसरा हम कह लेते हैं ये, ठीक है बच्चा। ये अब क्या है जरा देख लेते हैं, इस वेक्टर को क्या नाम दिया गया, क्या है ये वेक्टर, तो वो हम समझ लेते हैं जरा। तो ये जो अभी हमने यहाँ वेक्टर बनाया, इसमें हमने 2 जीन लगा दिए। ये जो जीन आप देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं लैक जेड जीन। ये लैक जेड है, और दूसरा आपका वही है, दूसरा आपका एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन हमने रहने दिया। इसका मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस को हटा के हमने क्या लगा दिया बेटा, वहां पे लैक जेड। और इसके इतनी दूर में ही अगर हम देखें ना, यहां से लेकर यहां तक में ही कई सारे जो आरईएम की साइट होती है, इतनी दूर में कई सारे आरई की साइट। अब जानते हैं यहां से लेकर यहां तक इसके पास इको R1 की साइट है, इको R1 की साइट है, स्मा 1 की साइट है, बाम H1 की साइट है, बाम H1। इसके अलावा साल 1 की साइट है, PST 1 की साइट है, और हिंड 3 की साइट है, हिंड 3 की साइट है। सारा आपको रटने की जरूरत नहीं, बस इतना जान लीजिए कि इतनी सी दूर में इसके पास कई सारे आरई की साइट है और सबकी एक एक साइट है। ये अच्छी बात है। ये जो नया वेक्टर बना ये काफी काम का है, और इस नए वेक्टर को नाम दिया जाता है PUC8 प्लाज्मिड, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बना। उसे हम PUC8 कहते हैं। क्या कहते हैं? PUC8। और ये जो यहाँ पर आपके पास जीन लगाया गया लैक जेड जीन, जो आप देख रहे हैं, ये लैक जेड जीन, ये कलर प्रोड्यूस करने वाला जीन। अगर आप इसे जो है ना उस मीडियम में रखिए जहां पर एक्स गाल प्रेजेंट हो, ठीक है, तो एक्स गाल क्या है? क्रोमोजोनिक सब्सटेंस, ठीक है। ये क्रोमोजीनिक सब्सटेंस है। इसका मतलब ये कलर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है डियर,
ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो लैग जेड जीन है, लैग जेड जीन, ये लैग जेड जीन कलर प्रोड्यूस करने वाला सब्सटेंस बनाती है, ये एक एंजाइम बनाती है। क्या बनाती है? ये प्रोड्यूस करती है जो एंजाइम, उसे हम कहते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज। गैलेक्टोसाइडेज, ये आया हुआ क्वेश्चन है बेटा जी, है ना, ये आईपीएमटी जब था उसमें आया था। ये क्रोमोजेनिक एंजाइम है, ये कलर प्रोड्यूसिंग एंजाइम है। अगर इसको ये सब्सटेंस मिल जाता है कौन, एक्स गाल मीडियम में, तो ये ब्लू कलर्ड कॉलोनी बना देता है। उस बैक्टीरिया की कॉलोनी, उस प्लाज्मिड, जिसमें प्लाज्मिड में ये होगा ब्लू कलर्ड कॉलोनी बनेगी, कलर्ड कॉलोनी प्रोड्यूस करेगा। तो ये लैग जेड जीन का समझ में आ गया, ये कलर प्रोड्यूस करवाता है, कुल मिला के बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है जो कि ब्लू कलर की कॉलोनी प्रोड्यूस करता है। इसका हाई कॉपी नंबर होता है 500 to 700 कॉपीज बना सकता है ये, सबसे बड़ी बात हाई कॉपी नंबर भी है इसका। क्या है इसका? हाई कॉपी नंबर, हाई कॉपी नंबर। और वो कितना है? 500 से 700 अपनी कॉपीज बना लेता है। और दूसरी बात, इसमें जो रिकॉम्बिनेंट है उसका सिलेक्शन सिंगल स्टेप प्रोसेस, एक बार में पता लग जाता है। इसमें 2 प्लेट की जरूरत नहीं होती, केवल एक प्लेट में आप डालिए, पता लग जाएगा कौन सा रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट। यहां तक बात समझ में आई हो तो मैं इसे हटाकर एक नया डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको बेटा। यहां तक बातें समझ में आई? कोई बात पूछनी हो तो आपके सामने बना हुआ डायग्राम, आप मुझसे पूछ लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ, ठीक है? हो गया सर। हो गया? इतना क्लियर है? यस सर। अब चलिए, ठीक है ठीक है, एक नया डायग्राम बना के देखते हैं यहाँ पर। तो मान लीजिए कि आपने पीबीआर, ये पीयूसी 8 वेक्टर का इस्तेमाल किया। कौन से वेक्टर का? पीयूसी 8। ये पीयूसी 8 आपने बना लिया, ये आपका वेक्टर था पीयूसी 8, ठीक है। इसमें आपके पास ये जीन थी जिसे आपने कहा लैग जेड जीन, और दूसरी जीन है ये जिसे आपने कहा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। तो हम 2 बना लेते हैं ना, तो अच्छा रहेगा, हमें समझ में आ जाएगा 2 से कि कैसे हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, तो आसान रहेगा हमारे लिए कैसे सेपरेट करना है। ये 2, ठीक है। अब देखिए ये तो वेक्टर आ गया, अब आपको इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना इंट्रोड्यूस कराना है, और आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट ये रहा, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। फिर नीले कलर से, जैसे जीन ऑफ इंटरेस्ट, ऑफ इंटरेस्ट। अपना माइक ऑफ कर लीजिए बेटा, आवाज आ रही है। जीन ऑफ इंटरेस्ट, मान लीजिए जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें चला गया पर पहले वाले में नहीं गया। अगर यहां लग गया तो ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसने क्या काम कराया? ये इस जीन को इनएक्टिवेट कर दिया। किसको? लैग जेड को। इंसर्शन इनएक्टिवेशन ऑफ लैग जेड जीन करेगा कि नहीं करेगा? इंसर्शन इनएक्टिवेशन ऑफ लैग जेड जीन हो जाएगा कि नहीं? ये मान लीजिए आपका 1 है और ये 2 है। अब एक बार में आप इसको मीडियम में ग्रो कराइए। कैसा मीडियम जरा देखते हैं। एक बार में आप ये मीडियम ले लीजिए। आपने मीडियम ले लिया, इसमें एक तो चीज हो गई एम्पिसिलिन, आपने क्या ले लिया? एम्पिसिलिन मीडियम, ठीक है। एंड एक्स गाल भी इसमें ले लिया जो कि कलर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है, और जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनता है लैग जेड से वो नीला कलर बनाता है। तो क्या होगा कि यहाँ पर 2 तरह की कॉलोनियां आपको बनी हुई दिखाई देंगी। एक तो आपको कॉलोनी दिखाई देगी बी, मतलब ब्लू कलर की, ब्लू कलर कॉलोनी, और दूसरी जो होगी ना वो व्हाइट कलर कॉलोनी होगी। व्हाइट कलर तो आपको इसे दिखाई नहीं देगा, तो हम किसी और कलर से बना देते हैं, हल्के कलर से। मान लीजिए हमने इससे बना दिया, ठीक है, ये व्हाइट कलर मान लेते हैं। 2 कॉलोनी दिखाई देगी। देखिए ये जो व्हाइट कलर्ड कॉलोनी है, व्हाइट कलर्ड कॉलोनी जो बनेगी वो इसलिए बनी क्योंकि ये नीला कलर प्रोड्यूस नहीं कर पा रही।
वो इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि इसका लैग जेड जीन बर्बाद हो गया है, क्योंकि उसके अंदर आपने फॉरेन जीन लगा दिया है। इसका मतलब ये व्हाइट कलर्ड कॉलोनी वाले ही तो आपके कौन हो गए, रिकॉम्बिनेंट। ये कौन हो गए, रिकॉम्बिनेंट, जो कि 2 से बने हैं। और ये जो ब्लू कलर्ड कॉलोनी है, ब्लू कलर जो प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ब्लू कलर्ड कॉलोनी, ये ब्लू कलर इसलिए प्रोड्यूस कर पा रहे हैं कि इनके लैग जेड जीन में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगा है, इसमें नहीं लगा है, इसीलिए इसका मतलब ये 1 वाले हैं और ये कौन वाले हैं, 2 वाले हैं। तो 1 में लगा नहीं जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसीलिए वो नीला कलर प्रोड्यूस कर पा रहा है। 2 में लग गया, इसीलिए वो नीला कलर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो उसकी कॉलोनी कैसी रहेगी, व्हाइट। इसका मतलब ब्लू कलर्ड वाले आपके नॉन रिकॉम्बिनेंट हैं, उसके लैग जेड में कोई भी जीन नहीं गया है, वो आपके काम का नहीं है। तो सीधे एक ही प्लेट में डालते ही आपको जो व्हाइट कलर की कॉलोनी मिली उसको आपने निकाल लिया, वो आपके काम का है। क्या बात को समझ गए बेटा जी? यस सर। बात को समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा आप, आपके काम आएगा, है ना। ले लिया आप लोगों ने बेटा? मैं इसको सेव भी कर देता हूँ, पहले वाले सेव नहीं किए पर शॉर्ट ले लिया था मैंने। ठीक है, सर इतनी 2 बात। मिनट लिख रहे हैं। इसे कहते हैं ब्लू व्हाइट सिलेक्शन मेथड। ये जो है, ये सिंगल स्टेप जो आपने देखा प्रोसेस, जिससे आपने पता लगा लिया, वही उसी को कहा जाता है ब्लू व्हाइट सिलेक्शन मेथड। सिलेक्शन मेथड इसी को कहते हैं ब्लू व्हाइट सिलेक्शन मेथड। यहाँ पर भी इंसर्शन इनएक्टिवेशन का यूज हुआ, मगर सिंगल स्टेप प्रोसेस है तो ज्यादा आसान है। क्या बात को समझ गया बेटा जी? ठीक है ना? यस सर। ठीक है, अब कुछ और पढ़ते हैं आगे। और सर 2 मिनट। हाँ बताइए, अब तो मैंने वो साफ सर कर दिया। लिखने पर। मैं आपको वो भेजूंगा जो मैंने शेयर किया है ना, स्क्रीन को वो सेव किया है, मैं भेज दूंगा, आप लिख लीजिएगा फिर, ठीक है। ठीक है। अब तो रब कर दिया हमने, अंडू कर दे। ये लीजिए, देखिए, लिखिए, जल्दी लिखिए। हम 1 मिनट रुक जाते हैं, उसके बाद फिर हम प्रोसीड करते हैं, ठीक है। हाँ सर हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, आपने अभी तक देखा कि जो है ना, हमने प्लाज्मिड वेक्टर का इस्तेमाल किया, PBR 322, PUC 8, है ना। इसके अलावा कई सारे और वेक्टर भी हो सकते हैं, केवल यही वेक्टर्स नहीं होते, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वेक्टर्स। जैसे कि हम उनका एग्जांपल भी ले लेते हैं, यहाँ पे और भी वेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बैक्टीरियोफेज को भी वेक्टर की तरह यूज किया जाता है, बैक्टीरियोफेज, ठीक है, बैक्टीरियोफेज। जैसे कि बैक्टीरियोफेज में अगर एग्जांपल आप लीजिए तो एक होता है लैम्डा फेज, लैम्डा फेज, ठीक है। एक M13 फेज वेक्टर भी होता है, फेज वेक्टर। इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफेज है वो अपना जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस कराता है बैक्टीरिया में और मल्टीप्लाई कराता है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका बैक्टीरियोफेज है, ये जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस करा के बैक्टीरिया में उसको बढ़ाता है, यही करता है। अगर आप इसके जेनेटिक मटेरियल में से, दिस इज द जेनेटिक मटेरियल, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, और इसके जेनेटिक मटेरियल से मल्टीप्लाई करके बीमारी कॉज करता है बैक्टीरिया को। इस जेनेटिक मटेरियल में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दीजिए आप। ये क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो जब ये जाएगा बैक्टीरिया में तो बीमारी कॉज नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि इसकी बीमारी कॉज करने की एबिलिटी, उसको नुकसान पहुंचाने की एबिलिटी जीन में थी, और वो हमने बर्बाद कर दिया। कैसे बर्बाद कर दिया? इंसर्शन इनएक्टिवेशन। मगर जब ये जाएगा बैक्टीरिया में, इसका जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो वो ये जीन मल्टीप्लाई करेगा इसका DNA, और साथ ही साथ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी मल्टीप्लाई करेगा, और वही तो हम चाहते थे कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करे,
तो इस तरह से आप बैक्टीरियोफेज को भी वेक्टर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। किसे? बैक्टीरियोफेज। मेरे ख्याल से आसान सी बात है, समझ गए होंगे, है ना? Yes, sir. इसके अलावा एक वेक्टर होता है कॉस्मिड। कौन होता है? कॉस्मिड। कॉस्मिड में क्या होता है कि हम कॉस साइट निकाल लेते हैं फेज से, कॉस साइट ऑफ फेज। कॉस्मिड में कॉस साइट ऑफ लैम्डा फेज, जो लैम्डा फेज था ना, उससे एक साइट ले ली हमने कॉस साइट, प्लस प्लाज्मिड। इसका मतलब प्लाज्मिड में लैम्डा फेज की कॉस साइट निकाल के चिपका दीजिए तो बन जाएगा कॉस्मिड। कॉस फॉर कॉस साइट ऑफ लैम्डा फेज एंड मिड इज फॉर प्लाज्मिड, तो इसे कहा जाता है कॉस्मिड। क्या कहा जाता है? कॉस्मिड। क्या बात समझ गए आप? Yes, sir. इसके अलावा एक वेक्टर होता है ये, इसे कहते हैं ईस्ट आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर। क्रोमोसोम वेक्टर ये जो है कैसे बनाया गया जानते हैं? इसके अंदर जो ईस्ट होता है उसके क्रोमोसोम की टीलोमेरिक सीक्वेंस ले लेते हैं, सेंट्रोमियर ले लेते हैं, ठीक है, और उसका सेल्फ रिप्लिकेटिंग जो क्रोमोसोम था उसमें ये सब चीजें लगा देते हैं, तो यीस्ट से बन जाता है आर्टिफिशियली यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर। ऐसे एक वेक्टर होता है, एग्जांपल जानते रहिए आप और फुल फॉर्म जानते रहिए। बैक जानते होंगे आप, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर, ठीक है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर बन गया ये बैक, बैक वेक्टर, यैक वेक्टर, बैक वेक्टर, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम फर्टिलिटी फैक्टर लेते हैं, एफ प्लाज्मिड लेते हैं बैक्टीरिया का, और वो जीन्स कंटेन करती है मेंटेनेंस के लिए, एफ फैक्टर के लिए सेलेक्टेबल मार्कर भी होता है, क्लोनिंग साइट्स होती हैं, ये सब चीजें हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। मगर इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, अगर हम इस टॉपिक की बात करें, वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट, वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट, वहां पर जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशन है सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले मैं उसकी बात कर लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं एनसीईआरटी से भी आपको बता दूंगा, ठीक है। मीनवाइल बच्चा, क्योंकि ये मीटिंग एंड होने वाली है तो हम लोग जो है ना फिर से रिज्वाइन कर लेते हैं।